अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो DGISPR साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इशूज़ पर फोकस किया और बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी और उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम तफसीलात आपके साथ शेयर भी करेंगे और उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं जो आ रही हैं और ये खबरें मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से जब आई तो अलीमा खान साहिबा ने इसके ऊपर अपना एक बयान भी जारी किया है, वो भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो इन चैम्बर हियरिंग थी उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। दीगर कई अहम चीज़ें इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं DGISPR की ब्रीफिंग की। DGISPR मेजर शरीफ साहब ने जो आज ब्रीफिंग दी है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जनरल साहब ने आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस रखा वो उन्होंने बलूचिस्तान के इशू पर रखा। उन्होंने आदादो शुमार से बताया कि बलूचिस्तान में कितने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, कितने दहशत गर्द मारे जा चुके हैं और इस पूरे इशू का उन्होंने अहाता भी किया कि बेसिकली ये जो लड़ाई है ये जो एलीट क्लास है बलोच सरदारों की उसकी है और वो नहीं चाहते कि जो आम नौजवान है वो आगे बढ़े, गरीब का बच्चा पढ़े लिखे और वो उनको जानबूझकर जाहिल रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो बलोच सरदार हैं वो ये चाहते हैं कि हम उनसे बात करें लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द हैं उनसे भी कोई बात नहीं होगी। उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो सरेंडर कर दें या फिर वो मारे जाएंगे। इसके अलावा कोई उनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है और हम उनको ख़त्म करके ही दम लेंगे। तो इस सारे गुफ्तगू में उन्होंने हार्ड स्टेट की भी बात की, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन जो अभी उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बातें की हैं पहले उसका थोड़ा सा करते हैं डिस्कस। अच्छा, एक चीज़ जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात ये तासुर दिया जाता है जानबूझकर कि बहुत ख़राब हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये बात उनकी मुझे वैसे काफ़ी आयरॉनिकल लगी, इसलिए कि हर हफ्ते बलूचिस्तान से पाकिस्तान के जवानों की शहादतें होती हैं और लाशें आती हैं, आर्मी के हों, FC के हों, जिधर की भी फोर्सेस के हों, लेकिन ये तकरीबन हर हफ्ते की बुनियाद पर वाक़यात हो रहे हैं और उसमें 8, 10, 12 हम हमेशा ये सुन रहे हैं कि इतने जवानों की शहादतें हो रही हैं। इसके अलावा जो पंजाबी मज़दूरों का कत्ल है वो आपको पता है कि एक रूटीन है, हर महीने 2 महीने के बाद इस किस्म के वाक़यात भी हमें सुनने को मिलते हैं। अब हालात ये हैं कि जो ख़ुद वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बताती हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि 80% जो बलूचिस्तान है वो आपके हाथ से निकल चुका है, जिसके ऊपर कोई रियासत की अमलदारी नहीं रही है। ये मौलाना फजल रहमान साहब का वहाँ पे कहना है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो आपको पता है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के कौम परस्त जमात के लीडर हैं, उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो किस कदर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन DGISPR साहब कहते हैं कि ये सिर्फ तासुर जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी मेरे लिए हैरानकुन बात है कि ये तासुर कैसे है, जबकि आप ख़ुद सबसे ज़्यादा शहादतें इस वक्त बलूचिस्तान से रिसीव कर रहे हैं जो आपके अपने आर्मी के जवानों की हैं। दूसरी चीज़ जो DGISPR ने कही, उन्होंने कहा कि हुकूक और फ़राइज़ की बात की। उन्होंने कहा कि हुकूक की बात सब करते हैं लेकिन फ़राइज़ की बात नहीं करते, तो हमें फ़राइज़ की बात करनी चाहिए। हुकूक भी ज़रूरी होते हैं लेकिन फ़राइज़ के ऊपर कोई गुफ्तगू, कोई मुकालमा नहीं होता। तो पहले हमें ये देखना है कि हम फ़राइज़ क्या अदा कर रहे हैं रियासत के, और साथ ही फिर उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला दिया कि सबसे पहली बात और बुनियादी बात तो ये है कि रियासत से आपकी वफ़ादारी लाजिम है। अब ये बात कि आइन का आर्टिकल क्या कहता है, ये तो हम तब करें कि आइन के हर आर्टिकल को इसी तरह की इंपॉर्टेंस दी जाए, क्योंकि मामला ये है कि आइन का आर्टिकल तो बहुत कुछ कहता है। आइन का आर्टिकल तो ये भी कहता है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। फिर आपने देखा जिस तरह के इलेक्शन हुए, जो खुद जमात में इक़्तिदार में बैठी हैं वो दोनों बता रही हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए। आइन का आर्टिकल तो ये भी कहता है कि बुनियादी हुकूक जो हैं वो रियासत ने फ़राहम करने हैं अवाम पाकिस्तान को। क्या वो बुनियादी हुकूक जो हैं वो रियासत फ़राहम करने में नाकाम है या कामयाब है? रियासत का हाल तो इस वक्त ये है कि 40% जो आपकी आबादी है वो ख़त्ते गुरबत से नीचे जा चुकी है, यानी 2 वक्त की रोटी उनको पूरी नई रियासत करके दे सक रही।
इतने वसाइल नहीं हैं कि वो लोग अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर सकें। तो फिर जब हम आइन के आर्टिकल की बात करते हैं तो फिर हमें बहैसियत मजमूई आइन की बात करनी है, और उस आइन पे कितना अमल दरामद होता रहा है और आज भी हो रहा है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और फिर जब हुकूक की हम बात करते हैं तो फिर सवाल यहाँ पर यह है कि जिन लोगों के पेट भरे हों, जिनको तमाम बुनियादी ज़रूरियात मैसर हों, जो कि एक बहुत मुख्तसर सा तबका है पाकिस्तान में, उसके मुंह से तो ये बातें अच्छी लगती हैं कि भाई तुम अपने फ़र्ज़ की बात क्यों नहीं करते। लेकिन जहाँ पर ऐसे इलाके हैं कि जानवर और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हों, और जहाँ पर बुनियादी रोटी उनको ना दस्तयाब हो, जहाँ पर आपको बुनियादी तालीम के मराकज़ दस्तयाब ना हो, सबसे बढ़कर ये कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दस्तयाब ना हो, आपकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत अगर रियासत कहीं पे नहीं प्रोवाइड कर रही है आपकी हिफाजत की, तो फिर वहाँ पर ऐसी जगहों पर लोग क्या फ़राइज़ की बात करेंगे या हुकूक की बात करेंगे। तो इसलिए ये हमें कहना, हम जैसे लोगों को जो हम शहरों में बैठे हुए हैं और फिर भी निस्बतन हमें चीज़ें दस्तयाब हैं, हमारे लिए तो शायद ये कहना आसान है कि जी शहरी का ये भी फ़र्ज़ है और शहरी का वो भी फ़र्ज़ है। लेकिन वो शहरी जो कि पीने का साफ़ पानी नहीं ले सकता, उससे वो महरूम है, जो बाहर निकलता है तो उसको ये नहीं पता कि उसने घर वापस आना है या नहीं आना, तो वो कैसे हकूक़ की बात ना करे। तो ये एक डिफरेंस हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर साथ ही डीजी साहब ने ये भी फरमाया कि वहाँ पे तो बड़े बेहतर हालात होते जा रहे हैं बलूचिस्तान में, जो वहाँ पे सहूलियात हैं, शायद बहुत सारी ऐसी सहूलियात हो इधर शहरों में भी दस्तयाब ना हो दीगर इलाकों के। बिल्कुल उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन ये बहुत एक छोटा सा पोर्शन होगा जहाँ पे कोई आपको इस किस्म के हालात नज़र आ रहे होंगे। बहैसियत मजमूई आप देखिए कि बलूचिस्तान के हालात में क्या फ़र्क है, तो इसके आदाद शुमार रखे जा सकते हैं जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं उनके, कि वहाँ पर यानी आप कह लें कि जो पर कैपिटा इनकम क्या है, फिर वहाँ पर हर आबादी के कितने लोगों को साफ़ पानी मैसर है, कितने बच्चों को स्कूल मैसर है, कितने लोगों को क्या क्या वहाँ पे सहूलियात मैसर हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी कि क्या वाकई वहाँ पर कोई महरूमी नहीं है और सिर्फ महरूमियों का रोना रोया जाता है। बाकी सरदारों वाली बात उनकी ठीक है कि सरदार जो हैं, बलूचिस्तान का जो सरदारी निज़ाम है, अब वो उस तरह से वहाँ पे नहीं कायम रह सकता जैसे वो रखना चाहते रहे हैं। और वो जो ये भी उनकी बात दुरुस्त है कि वो चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो एक कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजारें, एक आगे ना बढ़ सकें और जहालत में रहें। लेकिन अब बात सिर्फ उस हद तक नहीं रह गई कि सिर्फ वो सरदार ही हर चीज़ का ज़िम्मेदार है, बल्कि अब बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बलूचिस्तान में। देखिए वहाँ पर जहाँ एक तरफ सरदारों का इशू है, तो वहीं वहाँ पर जो आपका अगर पढ़ा लिखा कोई नौजवान है तो उसका भी मसला है कि वो मुल्क में अपने सूबे में किस तरह की सहूलियात चाहता है, किस तरह के वो भी चाहता है कि आइन और क़ानून के मुताबिक वहाँ पे सूबे की असम्बली हो, उसके मुताबिक वहाँ पे हुकूमत हो, वो भी पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शन प्रोसेस में। जो नाराज़ लोग हैं उनका एक अलहदा मसला है। फिर जो वहाँ पर मिसिंग पर्सनस हैं उनकी फैमिलीज़ की अलहदा ग्रीवेंसेस हैं। और फिर जो वहाँ पे दहशतगर्द हैं, जो वाक़तन जो बैरूनी हाथ हैं उनके इशारों पर अमन व अमान को सबोताज करने में मुलविस हैं, और ये जो तमाम महरूमियाँ उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी जगह वहाँ पे ऑपरेट करें। तो अब वो सिर्फ कोई एक चीज़ वहाँ पे बलूचिस्तान का इशू नहीं है, बल्कि उसमें मल्टीपल कॉजेज़ भी हैं और मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से ये इतनी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जा चुकी है सिचुएशन। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम इससे इनकार करें कि नहीं ऐसा है नहीं। जब तक हम इसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बहरहाल डीजी साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये तमाम चीज़ें डिस्कस की, और साथ में उन्होंने एक बात की कि जी पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं है। और उन्होंने डिफ़ाइन किया कि हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि जहाँ पर आइन और क़ानून की अमलदारी और सबके लिए एक जैसी हो, वो हार्ड स्टेट होती है। उन्होंने कहा कि ये गलत तशरीह की जाती है कि हार्ड स्टेट वो है कि जहाँ पर मिलिट्री रूल हो या मिलिट्री के पास ताकत हो और वो चला रही हो मुल्क, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आइन और क़ानून के मुताबिक चलने वाली रियासत को हार्ड स्टेट कहते हैं। भाई बात यह है कि तो फिर पाकिस्तान में सबसे पहली तो बुनियादी मसला ही यहाँ से शुरू होता है कि यही तो इशू है
कि पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो एग्जिस्ट उस तरह से नहीं कर रहा, और अगर कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन है तो हमें वो डिफरेंसेस नज़र आते हैं कि आम आदमी के लिए वो कानून कुछ कहता है और ख़ास आदमी के लिए वो कानून कुछ कहता है। ख़ास आदमियों ने तो इस्तिस्ने भी ले लिए हैं। ख़ास आदमी जो आपके जजेस हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके तो लोग अगर कोई जुर्म करते हैं तो बच भी निकलते हैं, वो भी हमने देखा है। लेकिन आम आदमी जो गरीब का बच्चा है वो तो बेचारा एक साइकिल चोरी के इल्ज़ाम में सालों साल आपकी जेलों में सड़ता है। पता लगता है कि उस बेचारे के पास वकील करने के पैसे नहीं थे, और इस वजह से वो जिस जुर्म की सज़ा अगर कोई 6 महीने थी तो वो 6 साल से अंदर पड़ा है, सिर्फ इसलिए कि कोई उसका केस आगे आर्ग्यू ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो जहाँ ये हालात तो वाक़यात हों, वहाँ पर हम ये कहें कि जी क्या हार्ड स्टेट है, क्या आइन और क़ानून है। हमने तो हार्ड स्टेट यही देखी है कि जब से हार्ड स्टेट का नारा लगाया गया उसके बाद से डंडा हमने चलता देखा, और वो हमने इख्तलाफी लोगों के ऊपर चलते देखा। वो हमने ये नहीं देखा कि बिला तफरीक चल रहा हो, बल्कि वो हमने देखा कि वो बड़ी तफरीक के साथ डंडा चला। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन है ये इसी किस्म की हमें नज़र आती है। डीजी साहब ने कहा कि सियासी गुफ्तगू नहीं करनी जी, सिक्योरिटी इशूज़ पर सवाल है, इस हवाले से उन्होंने इसको महदूद रखा। अब आ जाते हैं जी क्या, और ये भी मैं बता दूं, उन्होंने बताया कि 819 शहादतें हो चुकी हैं रवां बरस पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में, यानी ये 7 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और इस दौरान 819 शहादतें हैं, जिसमें से उन्होंने बताया कि कोई 300+ आर्मी के जवान हैं और 100+ जो हैं वो FC और दीगर फोर्सेस के जवान हैं, और 300 के करीब जो हैं वो सिविलियंस हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए इतनी बड़ी तादाद में शहादतें ईरान और अमेरिका जंग के दरमियान भी नहीं हुई, जहाँ पे इतनी बड़ी पावर्स आपस में लड़ रही हैं, वहाँ पे इतने उनके फौजी शहीद नहीं हो रहे। तो ये तो हमारा जो मसला है ये तो उससे ज़्यादा गंभीर हमारे लिए बना हुआ है, जहाँ पे 7 महीने के अंदर इतनी शहादतें हम जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, ये भी बात अपनी जगह एक्नॉलेज करने के लिए सब तैयार हैं कि दहशतगर्दों को भी बड़ी तादाद में मारा गया है। हर महीने 1500 दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, मिलिट्री डीजी साहब फरमा रहे हैं। लेकिन बात ये कि वो इतने सारे फिर उतने ही सारे दोबारा भी तो आगे आ रहे हैं ना सामने लड़ने के लिए। तो इस मसले का फिर मुस्तकिल हल क्या है, ये भी सोचने की बात है। तो बहरहाल ये जी उनकी DG ISPR साहब की ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात थी। पॉलिटिकल खबरें 2-3 हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ कंसर्निंग न्यूज़ जो हैं वो सामने आ रही थी। पहले मैंने देखा कि जो सहाफ़ी हैं यासिर हुसैन, उनकी तरफ से ख़बर आई कि इमरान खान साहब की सेहत दुरुस्त नहीं है। ना सिर्फ ये कि उन्हें आँख का मसला है बल्कि दीगर सेहत के मसाइल भी हैं और उनकी सेहत कमज़ोर हो रही है, पहले से वो कमज़ोर दिख रहे हैं। ये यासिर हुसैन साहब की खबर थी। उसके बाद ज़ईम लगारी ने भी खबर दी। उनका कहना था कि बड़े क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनके जेल ज़राए हैं, और उनका ये बताना है कि इमरान खान साहब ठीक नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ये तक क्लेम किया कि उन्हें जो जेल का ये अस्पताल है उसमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तीसरी तरफ असतूर ने भी इसकी ख़बर की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि उनके भी सोर्सेज ये कंफर्म करें कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो मुसलसल गिर रही है। चौथी खबर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने कल रात दी और उन्होंने भी कहा कि उनके बहुत क्रेडिबल सोर्सेज के मुताबिक इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर का इशू है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। उनका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है और अल्लाह ना करे इस तरह का राइज जो है ब्लड प्रेशर में, ये किसी भी ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक की तरफ जा सकता है मामला। ये बहुत ख़तरनाक है और उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि सुहेल आफरीदी और फैमिली इसके ऊपर शोर मचाएं और इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाएं। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उस बारे में उनको पता है, पार्टी लीडरशिप को पता है कि इमरान खान की सेहत काफ़ी ख़राब हुई है। और अब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी अपने व्लॉग में ये इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है और उनको ब्लड प्रेशर के सीरियस इश्यूज़ हैं। जहाँ ये तमाम लोग इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे थे कि ये बात सही है और मल्टीपल सोर्सेज से उन्होंने इस खबर को कहा कि ये दुरुस्त है और इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वहीं अलीमा खान साहिबा का एक ट्वीट आया है और अलीमा खान साहिबा ने इन तमाम ख़बरों के ऊपर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि ये तमाम ख़बरें जो है बेबुनियाद हैं और ये जानबूझकर एजेंसीज़ की तरफ से फैलाई जाती हैं इमरान खान की सेहत से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि सब लोग बदनीयती से ये फैला रहे हों, लेकिन
बहरहाल वो कोई भी अनकन्फर्म्ड इस तरह की खबरें फैला रहे हैं तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हैं। और इमरान खान को कभी भी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं रहा, बल्कि उनका तो ब्लड प्रेशर हमेशा थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज हमेशा करते रहे हैं घंटों और बहुत करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबरें जो हैं वो तस्दीक वाली नहीं है। अलीमा खान साहिबा की ये बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को ये कोई इशू नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर इतने लोग इस चीज़ के ऊपर कंसर्न शो कर रहे हैं तो इसको, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है, बजाय इसके कि इसको यकसर रद्द कर दिया जाए। इसको चेक करवाना चाहिए हर मुमकिन ज़रिए से। और जाहिर है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हैं, उनके पास कम से कम कुछ ना कुछ पावर्स तो हैं कि वो कम से कम खबरें तो तस्दीक कर सकते हैं, मिल नहीं सकते। तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इसको यकसर रद्द करके नज़रअंदाज कर देने से बेहतर ये है कि इसको एक दफ़ा रीचेक कर लिया जाए। अगर इतने लोग इस पे बात कर रहे हैं, अगर कोई शख्स कभी बीमार नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि वो अब कभी ज़िंदगी में बीमार हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है कि इंसान को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, आप हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको कोई इशू हो सकता है, आखिर आप भी इंसान ही हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बिल्कुल इमरान खान साहब माशाल्लाह, अल्लाह करे कि बिल्कुल परफेक्ट हो सेहत के हिसाब से, और वो हैं भी, लेकिन और सारी कौम उनके लिए दुआ गो भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखिए कि वो भी इंसान है और बहुत बहुत एबनॉर्मल कंडीशंस में वो इस वक्त मुसलसल पिछले कुछ महीनों से रह रहे हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि उनको कोई इश्यूज़ हुए हों। तो इस चीज़ को टोटली रद्द करने से बेहतर ये है कि इसको किसी भी तरह रीचेक किया जाए। और अगर ऐसी कोई चीज़ है, वो जो पहले ही मुतालबा तो वो कर ही रही हैं बहनें कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया जाए और उनका एक प्रॉपर इलाज हो, तो उसमें और ज़्यादा इसको इमरजेंसी बुनियादों पर तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। आज इस सिलसिले में जो पिटिशन है इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, उसके ऊपर समाअत भी हुई इन चैम्बर। इस पे जो इतराज़ात थे वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने रिमूव कर दिए हैं और इसको अर्ली हियरिंग के लिए भी मंजूर कर लिया है। तो उसके बाद इम्कान है कि एक हफ़्ते के अंदर इस पिटिशन के ऊपर अब समाअत हो सकती है। अब अगले वीक में ही तकरीबन बात चली जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द कोर्ट ऑर्डर के थ्रू इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया जाए। अगर अल्लाह करे कि ना हो कोई इशू, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, अच्छी बात होगी। लेकिन अगर हुआ तो कल आप इस बात पे परेशान हो कि यार उस वक्त की खबरें आ रही थी लेकिन नज़रअंदाज किया गया। उससे बेहतर ये है कि अभी इन चीज़ों के ऊपर जो है इस पर अपना शक दूर किया जाए। उनका कंसर्न्स ये हैं शायद कि ये जानबूझ के ऐसी खबरें फैलाते हैं ताकि कल कला को खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरान खान को इशू हो तो ये बाद में कहा जा सके कि देखिए जी उनको तो नेचुरली ये मसले मसाइल शुरू हो गए थे। ये बिल्कुल अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन अगर नेचुरली भी हुए हैं तो भाई उनको इलाज तो करवाना है ना। ये थोड़ी मतलब है कि अगर नेचुरली उन्हें कोई मसला हो रहा है तो उसको हम इस तरह से इग्नोर ही कर दें। तो मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर थोड़ी सी फर्दर होनी चाहिए गुफ्तगू, और इसके ऊपर ज़्यादा पीटीआई को अपना कंसर्न भी शो करना चाहिए। बाकी जो मामलात हैं मोहसिन नकवी साहब से जुड़े और जो उनकी बाकी गुफ्तगू है उसके ऊपर फ़र्दन जो है आगे काफ़ी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। आज मैं देख रही थी अलीम खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने भी कहा है कि जनाब बिल्कुल उनकी बातें दुरुस्त हैं और छोटे यूनिट्स होने चाहिए। और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर एक जिक्र किया कि ये तो हमेशा ही हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। भाई देखिए, अगर किसी को कहीं लिया में बैठ के कोई सरकारी काम है उसके लिए उसे लाहौर ही आना पड़े इतना ट्रैवल करके, तो क्या बेहतर नहीं है कि छोटे सूबे हों, छोटे इंतज़ामी यूनिट्स हों और वहाँ पे ही उनके काम जो हैं करीब ही हल हो जाएं। इससे किसी को क्या मसला हो सकता है, अलीम खान साहब कहते हैं। और फिर साथ ही कहते हैं कि हाँ, किसी की बादशाहत को मसला हो तो हो, लेकिन पाकिस्तान में बादशाहत का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे तो जमहूरी निज़ाम है। तो मुझे बड़ी हंसी आई पहले तो ये सोच के भी कि यहाँ पे वाकई क्या जमहूरी निज़ाम है, और दूसरी बात ये कि बादशाहत का जो टॉन्ट था वो बेसिकली उन्होंने एक दफ़ा फिर सियासी जमातों और सियासी ख़ानदानों की तरफ इशारा ग़ालिबन किया कि जिनको ये जो बंटवारा है सूबों का ये कबूल नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जितनी पावर डिसेंट्रलाइज होगी उतना ज़्यादा उनका जो असर व रसूख है वो कम हो जाएगा, उनकी ताकत कम हो जाएगी। तो चाहे वो शरीफ फैमिलीज़ हों या चाहे वो ज़रदारी फैमिली हो, ये चाहते हैं कि सूबे जो हैं वो तकसीम ना हो और बड़े मेजर हिस्सों पे उनका अमल दखल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबसार आलम साहब ने, जिनको बहुत ज़्यादा कल से बुरा लगा हुआ था मोहसिन नकवी का सारा बयान, उस पर उन्होंने सवाल किया कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने ये बात कही है कि
जो आपकी जो हुकूमत या जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर गया है और नए सूबे बनने चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? तो डीजी ISPR साहब ने कहा कि ये मोहसिन नकवी साहब की ज़ाती राय है, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन येस गुड गवर्नेंस तो होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस तो मस्ट है। इवन सिक्योरिटी अच्छी तभी आपको मिलेगी जब आपके सूबे में बेहतर गवर्नेंस होगी। तो उन्होंने कहा ये तो लाजमी बात है और उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा। सूबों के स्पेसिफिक क्वेश्चंस में उन्होंने ये बात कही कि हमारी जो आबादी है वो 4 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन सूबे 4 ही हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें अब कुछ डिफरेंट हिकमत अमली के साथ इस मामले को कैटर करना है ताकि बेहतर गवर्नेंस हो सके। तो ये इसके ऊपर डीजी ISPR साहब का मौक़िफ़ था, जो कि इनडायरेक्टली उन्होंने एक तरह से सेकेंड ही किया है कि सूबे नए बनने चाहिए। तो भाई सूबे तो बनने ही चाहिए। और ये बात वैसे फील्ड मार्शल साहब भी मैंने सुना है कि जो लोग उसमें शामिल थे, NDU यूनिवर्सिटी की जो वर्कशॉप है उसमें उन्होंने भी ये बात कही कि नए सूबे बनने चाहिए। तो इस पे तो मेरा ख्याल है कि कोई कयास वाली बात नहीं है। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल क्लियर है कि सूबे जो हैं वो बनने चाहिए नए।